Hi, बच्चे लोग, and welcome to one and all who are listening in on to this lecture. Today we are going to learn about the verb. I must tell you, भाई सब लोग ये जान ले, आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? वर्ब. वर्ब मतलब क्या है? क्रियापद. तो ये चीज़ जो है, ये जो भाग है हमारे ग्रामर का बोलो या सेंटेंस का जो भाग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और इसको आज मैंने जितना समझाया है वो भी काफ़ी है, मगर उससे भी ज़्यादा बहुत सारा चीज़ आता है. मगर हाँ, हमारे आज के लेक्चर में वापस मैं बोल रहा हूँ, वर्ब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और आज हमारा लेक्चर जो है वो वर्ब के बारे में है, इसलिए मैंने पार्ट 1 लिख दिया है. वर्ब के बारे में हम दूसरा लेक्चर ज़रूर बाद में लेंगे. ओके, सो लेट अस सी, वी विल कम टू व्हाट इज़ अ वर्ब. वर्ब को हिंदी में जो है वो क्रियापद बोलते हैं. क्रियापद, ये देखिए जैसे हम क्रियापद, क्रिया, यही कारण से सब लोग समझते हैं कि वर्ब जो है वो क्रिया दिखाने का काम, इट शोज एक्शन. सही बात है, मगर ज़रा सा इसको हमने पूरे ढंग से समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है. हम समझ लेते हैं पहले. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स मतलब एसर्ट्स. टेल्स और एसर्ट्स एक ही चीज़ है. द फॉलोइंग, ये काम करता है. क्या है? देखो, मैंने यहाँ पे वर्ब क्या क्या काम करता है ये मैंने बताया है. एक, एक्शन, वापस एक्शन. फिर स्टेट मतलब स्थिति. एंड टू हैव मतलब के पास होना. तो ये वर्ब जो है ना, वर्ब मतलब ये जो क्रियापद है, ये हमें क्या क्या कहता है? एक, एक्शन के बारे में. उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज. एक इंसान क्या करता है? जैसे मैं यहाँ पे एक बोलूँगा, राकेश इज राइटिंग अ लेटर. देखो, राकेश क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है. तो ये एक काम करता है, लिखना. तो पहला ये काम दिखाता है वर्ब. दूसरा, और एक एक्शन. कभी कभी राकेश के ऊपर, जैसे कि मैं बोलूँगा, सीता इज टेलिंग राकेश अ स्टोरी. तो राकेश के ऊपर क्या? व्हाट इज डन टू अ पर्सन. जैसे मैं बोलूँगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राकेश. तो यहाँ पे हम देखते हैं वापस एक्शन है, मगर उसके ऊपर ये एक्शन हो रहा है, ये पैसिव फॉर्म में है. तो वापस हमने देखा कि एक्शन करीबन दो किस्म के हैं. ये जैसे एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है. मगर हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या क्रिया हुई है. व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग. थर्ड, व्हाट इज, ये स्टेट मतलब होना. जैसे मैं बोलूँगा, एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ज़रा सुनिए. ये पंखा है. तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं, यहाँ पे स्थिति है. तो व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज या वॉज. जैसे कि मैं बोलूँगा, ही वॉज इन द गार्डन. तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, वो था गार्डन में, ऐसा. तो इसलिए इसको स्टेट बोलते हैं. स्टेट का मतलब होता है होना, है, था, होगा, ऐसा ये क्रियापद दिखाता है. ये तीसरी चीज़ हमने देखी, होना. और चौथी चीज़ के पास होना. देखो, ये हैव और हैज़ जो है ना, ये हमने नॉर्मली आई हैव कंप्लीटेड, ये नहीं. मगर ही हैज़ अ मोबाइल. देखो, उसके पास, के पास का मतलब होता है टू हैव. तो क्रियापद किसके पास? आई हैड अ ग्रीन पेन. हाँ, मेरे पास ग्रीन पेन थी. ऐसी चीज़ें जो है ना, ये क्रियापद दिखाता है. ये अलग अलग काम क्रियापद के हमने देखे हुए हैं, दिखाए हुए हैं. ओके, सो प्लीज़ लिसन टू, ये ज़रा समझ लेना कि इस ढंग के काम जो है वो क्रियापद करता है. अब देखो, नॉर्मली जैसे मैंने नहीं बताया कि लोग जो है ना, क्रियापद, क्रिया मतलब एक्शन, इसलिए ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है. जनरली पीपल अंडरस्टैंड अ वर्ब एज अ एक्शन वर्ड. दिस इज डेफिनेटली ट्रू. सच बात है, एक्शन वर्ड है. मगर बट दैट इज नॉट द ओनली वर्क दैट इज डन बाय अ वर्ब. क्रियापद जो है ना, क्रिया दिखाने का काम तो करता है, कोशिश नहीं, काम तो करता ही है. मगर क्या सिर्फ वो उतना ही काम करता है? नहीं, वो दूसरे भी काम करता है. इट डज नॉट ओनली शो एक्शन, मतलब सिर्फ एक्शन दिखाने का काम नहीं करता है. इसलिए पहले मैंने एक एक्शन वाले 2-3 एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं. राकेश इज राइटिंग अ लेटर.
सीता एट एन एप्पल, राकेश पत्र लिख रहा है, सीता ने एप्पल खाया और पंखी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। तो इज राइटिंग, एट और फ्लाई, ये जो है ना, ये क्रिया दिखाने का काम करते हैं, इसलिए एक्शन वर्ब्स मैंने ये जो है ना 3 एक्शन का एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आगे मैंने क्या लिखा है, वर्ब्स डू मेनी अदर वर्क्स ऑल्सो, वर्ब्स जो है दूसरे बहुत सारे काम भी करते हैं, जैसे कि चलो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्ब्स इज डेफिनेटली, वर्ब्स कौन से काम करते हैं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रुक के फिर मैं बोल रहा हूँ। वर्ब्स कौन से काम करते हैं, वर्ब्स को कैसे समझना है, वर्ब्स को कैसे लिखना है, ये आसान काम नहीं है, इसलिए ये मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है। अंडरस्टैंडिंग वर्ब्स इज डेफिनेटली अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बिग टॉपिक, एंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है। इसलिए क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स इन दिस वे, हम जरा वर्ब्स को इस ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली इस ढंग से नहीं समझते हैं वर्ब, मगर हाँ ये एक अच्छा तरीका है समझने का, इसलिए चलो वर्ब्स को कैसे समझते हैं। अ वर्ब इटसेल्फ, खुद वर्ब जो है ना उसके खुद के बहुत सारे रूप होते हैं, हैज गॉट मेनी फॉर्म्स, रूप। सो वी विल टेक द वर्ब राइट। आज हम क्या करने वाले हैं, एक वर्ब लेंगे, कौन सा वर्ब लेंगे हम, राइट, राइट मतलब लिखना, ओके, एंड सी द वेरियस फॉर्म्स इट हैज। राइट के कितने रूप होते हैं ये हम पहला देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि ये ए वर्ब जो है ना ये कितने प्रकार से आपको दिखने में आ जाएगा, और फिर एक बार ये हम देखेंगे, फिर एक कैसे कैसे काम करते हैं ये भी हम समझ लेंगे। तो चलो पहले देखते हैं कि ये जो वर्ब है राइट, वो उसके कितने रूप होते हैं। एक उसका मूल रूप होता है जिसको हम लोग वर्तमान रूप बोलते हैं, वो है राइट, प्रेजेंट टेंस। फिर उसका भूतकाल का रूप है रोट, देखो ये एक ही क्रियापद है राइट, मगर जब पास्ट टेंस हो जाता है तो रोट। तो रिटन क्या है, रिटन है भूतकोदंत। अब ये भूतकोदंत क्या है, कैसे यूज होता है, ये हम लोग नीचे आगे चलते हुए देखने वाले हैं, मगर हाँ ये इसका तीसरा रूप है। फिर एक और आता है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये राइटिंग ये चीज़ है। और फिर एक और चीज़ आता है जिसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये जो है ना अनुवादक, ये शायद इसका ये नाम है, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ मगर मैंने कुछ कोशिश करके शायद इसका नाम अनुवादक है, इसलिए मैंने यहाँ पे शायद लिखा हुआ है। आई डोंट टीच हिंदी, आई डोंट रियली sort of, that is why trying to explain in Hindi I have been able to find that this probably means अनुवादक, but yes, जिरन, उसके आगे हम चलते हैं जिरन। जिरन जो है वो राइटिंग। अब आपने यहाँ पे देखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो राइटिंग है, और जिरन जो है वो भी राइटिंग है। सो हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी एक क्रियापद होता है, जैसे हमने राइट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसके कितने अलग अलग रूप होते हैं। अब बोलोगे ये दोनों रूप तो एक ही है, हाँ ये एक ही है, मगर देखो इसके 2 अलग नाम है, और क्योंकि 2 अलग नाम है ये 2 अलग काम भी करता है, प्लीज़ आप ये ध्यान रखेंगे। सो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, फ्रॉम द अबव हियर I have shown you all the various forms in which you will see verbs. ये कौन से रूप में दिखेंगे verbs ये, और important ये क्या मैंने लिखा है, and important how you will have to use them. अब ये जो है इनको हमने यूज कैसे करना है, कब मैं राइट यूज करूंगा, कब मैं रोट यूज करूंगा, रिटन या राइटिंग या टू राइट, मैंने कब यूज करना है, किस ढंग से, किस उपयोग से, क्यों इसके रूप अलग अलग है, ये चीज हम देखने वाले हैं। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ। देखो हम क्या समझने वाले हैं, हाउ कैसे, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वी हैव टू यूज, विच फॉर्म कब कहाँ पे कौन सा रूप। देखो ये मैंने जानबूझ के सही ढंग से लिखा है, क्यों नहीं, हाउ मतलब कैसे, क्यों, कब और कहाँ पे हमने इसमें से कौन सा रूप यूज करना है, ये चीज हमने देखनी है। ठीक है,
चलो चलते हैं आगे। ओके, अब इसको आगे चलने के पहले सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ये फर्स्टली सबसे पहले 4 ऑफ द अबव फॉर्म्स आर यूज्ड टू फॉर्म टेंसेस। अब टेंसेस नॉर्मली आपने बचपन से मतलब छोटी क्लासेस से शायद 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड से आपने ये सीखे हुए हैं। तो टेंसेस को हम यहाँ पे जस्ट जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम लेने वाले नहीं हैं। मगर हाँ, टेंसेस दैट इज़ टाइम ऑफ एक्शन। नॉर्मली टेंस क्या करता है, टाइम, ये इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है, मगर टेंस क्या करता है, टाइम ऑफ एक्शन दिखाता है। तो इसमें से 4 जो है ये टेंस बताने के लिए काम करते हैं। चलो हम पहले देखते हैं कि ये 4 टेंस बताने के लिए वापस हम क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग राइट के फॉर्म्स जो है हमने कैसे यूज़ करने हैं ये देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें से 4 जो है वो टेंस फॉर्म यूज़ करने के लिए करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो टेंस है, मैं ये पहले बता दूं ये टेंस चार्ट है, मगर ये मैंने सिर्फ हमारे काम के लिए, ये संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण नहीं है मतलब इसमें भी बहुत सारी और समझ बाकी है। मगर हाँ, हमारे राइट को समझने के लिए जो हमने वर्ब लिया हुआ है राइट, इसको समझने के लिए ये टेंस चार्ट काफ़ी है। देखो सिंपल टेंस, ये देखो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। और हर एक में सिंपल आता है, फिर कंटिन्यूस आता है, परफेक्ट आता है और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। ओके, सो देखिए जो राइट मैंने लिखा था वो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए राइट यूज़ करते हैं, और एक जगह पे आपको सिर्फ राइट मिलेगा, ये है, मगर ये विल के साथ में है। तो जो हमने राइट देखा था, वापस ज़रा सा मैं ऊपर आता हूँ, देखो ये जो राइट है, ये राइट हमने इस टेंस चार्ट में 2 जगह पे यूज़ किया है। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए, दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए सिर्फ राइट। यहाँ पे भी आएगा मगर हाँ वो बाद में हम देखेंगे। चलो अब हम देखते हैं रोट। ये रोट जो है देखो, ये सेकंड रोट हमने सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए लिया हुआ है। और उसके बाद में हम देखते हैं रिटन। रिटन जो है हमने परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड रिटन पास्ट परफेक्ट टेंस, विल हैव रिटन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये बनाने के लिए रिटन काम लगता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं और वो है आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ज़रा इसको सही ढंग से आपको समझना पड़ेगा। ये जो आईएनजी है देखो, यहाँ पे आईएनजी है, यहाँ पे आईएनजी है। अब हम पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे आईएनजी कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, 6 जगह पे यूज़ किया है। देखो कंटिन्यूस जो है, एक यहाँ पे कंटिन्यूस ऐसा है और यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस 2 होते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो देखते हैं। तो हमने देखा आईएनजी आईएनजी आईएनजी, फिर यहाँ पे भी आईएनजी आईएनजी और आईएनजी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो आईएनजी वाला रूप है हमारे टेंस चार्ट में 6 जगह पे यूज़ होता है। और 6 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे इज़ेमआर और आईएनजी आता है, यहाँ पे वॉज वर और आईएनजी आता है, यहाँ पे शाल और विल बी और आईएनजी आता है, यहाँ पे हैव हैज़ बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, और यहाँ पे शाल विल हैव बीन आईएनजी आता है। तो ये हमने देखा कि टेंसेस के अंदर हमारे एक राइट, दूसरा रोट, तीसरा रिटन और चौथा आईएनजी कैसे यूज़ होता है। प्लीज़ ये याद रखेंगे। थोड़ी देर के बाद में हमें वापस यहाँ पे आना पड़ेगा कुछ समझने के लिए, मगर हाँ हमने अभी तक समझ लिया है कि ये क्या चीज़ है। तो ये क्या हमने देखा, ये एक टेंस चार्ट है। टेंस चार्ट का मतलब हमने बहुत सारा इसको समझना है, मगर हाँ ये एक्शन कब हुई थी, नॉर्मली टाइमिंग, एक्शन का टाइम दिखाने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो लेट अस सी नाउ, आगे चलते हैं। अभी जो मैंने चीज़ आपको समझाई वो लिख के दिखाया हुआ है। वी हैव यूज्ड द बेसिक फॉर्म राइट इन 2 ways, A to form the simple present tense, B to form the simple future tense। ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने ध्यान करा दिया है
सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए राइट ये वर्ड आया हुआ है. और सेकेंड, वी हैव यूज द पास्ट फॉर्म रोट टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस. ये समझ में आ गया. रोट हमने सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज किया है. अब थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल देखो, रिटर्न हमने किसके लिए यूज किया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये अभी मैंने दिखाया आपको. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यहाँ पे हैव हैज रिटन, हैड रिटन और शैल विल हैव रिटन. ओके. अब फोर्थ वाला, वी हैव यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी जो है क्या है? राइटिंग, टू फॉर्म ऑल द 6 कंटिन्यूस. देखो मैंने 6 कंटिन्यूस टेंस लिखे हुए हैं. 6 कंटिन्यूस टेंस कौन से? देखें, ये देखो, 1 2 3 4 5 6. प्लीज रिमेंबर, ये खाली कंटिन्यूस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस है. तो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में आईएनजी आते हैं. इसमें अलग अलग चीज़ यूज़ होती है, मगर हाँ 6 जगह पे आईएनजी यूज़ होता है. ये चीज़ हमने देख ली है. ओके. अब वी सी दैट, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. हमारा टेंस चार्ट का जो मामला था वो हमने अभी देख लिया है. अब आगे चलते हैं. वी हैव सीन दैट द सेम फॉर्म, दैट इज राइटिंग, इज यूज्ड फॉर जिरंड ऑल्सो. ओके. अब देखो, इसके पहले हमने ये लिखा था, देखो यहाँ पे राइटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, राइटिंग ये जिरंड भी है. अब ये चीज हम समझने चले हैं. चलो चलते हैं. ओके. यहाँ पे सो वी सी दैट द सेम फॉर्मूला, द सेम फॉर्म इज यूज्ड फॉर जिरंड ऑल्सो. अब ये राइटिंग जो है ना, आईएनजी जो है, इसको समझना बहुत ही मतलब ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपको इसकी समझनी होगी तो. इसलिए हम इसके अलग अलग स्वरूप को, ये कैसे आते हैं, ये हम देखने वाले हैं. सो इट इज़ नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड V1 ING फॉर्म. दैट V1 ING मतलब राइटिंग. देखो V1 क्यों बोला है? क्योंकि राइटिंग, रोटिंग कभी नहीं होता है. हाँ, जैसे कि ईटिंग होता है, एटिंग कभी नहीं होता, इसलिए V1 और ING मैंने ऐसे लिखा हुआ है. ओके. सो लेट अस सी. राइटिंग, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, मगर 3 तरीके से यूज होता है. एक हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, दूसरा जिरंड और तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये तीनों चीज़ आपने थोड़ी देर पहले देख चुके हैं. ये चीज़ मैंने पूरी समझा दी है आपको, मगर ये और ये समझना बाकी है. पहले ये चीज़ को मैं क्विकली ज़रा वापस एक बार आपको समझा दूँ. हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी क्या है, चलो देखते हैं. ये देखिए, आईएनजी जो है अकेला नहीं आया है. इज़-एम-आर और आईएनजी, वॉज-वर और आईएनजी, शैल विल बी. सो इसको हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी. इसलिए मैंने बोला था कि जब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये टेंस बताने का, वर्ब, फाइनाइट वर्ब बताने का काम करता है. ओके. ये देखो वर्ब, समझ में आ गया. हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी जो है वो वर्ब का काम करता है. मगर जब ये अकेला होता है आईएनजी, तो ये 2 चीज़ कर सकता है. या तो एक नाउन का काम कर सकता है, नाउन मतलब नाम का काम कर सकता है, या तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है. अब ये दोनों चीज़ हमको समझनी है. देखो दोनों ही आईएनजी है. जैसे राइटिंग, यहाँ पे भी राइटिंग, मगर ये जो राइटिंग जब अकेला आएगा, उसके साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब बन जाएगा. मगर जब ये अकेला आएगा तो या तो ये जिरंड होगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. तो चलो इसको आगे हम समझते हैं. ओके. फर्स्ट, ऑल द 6, देखो हमने जो, वापस में थोड़ा सा इधर, पहले ये चीज़ समझते हैं हम. ये चीज़ हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी थोड़ा सा वापस रिपीट हो रहा है, मगर हाँ आपको क्लियर हो जाएगा. ऑल द 6 कंटिन्यूस टेंसेस, 6 कंटिन्यूस टेंसेस मालूम है ना कौन से? कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस मिला के 6 आर फॉर्म्ड हाउ? हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी. इंपॉर्टेंट, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है. देखिए, इट नेवर कम्स अलोन. आईएनजी कभी अकेला नहीं आता. इट ऑलवेज हैज अ हेल्पिंग वर्ब. अगर ये वर्ब का काम करने वाला है
हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं इसको, जब हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी होता है, आईएनजी क्या काम करता है, वर्ब का काम। अगर ये वर्ब का काम करने वाला है तो वो कभी भी अकेला नहीं आने वाला है। इट इज नेवर गोइंग टू कम अलोन, इट इज गोइंग टू हैव अ हेल्पिंग वर्ब विद इट। दूसरा, हमेशा इसको एक सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं बोलूंगा राकेश इज राइटिंग अ लेटर, तो हु इज राइटिंग, राकेश इज राइटिंग। देखा, तो ये हमको पता चलता है। ओके, अब जिरन, जिरन क्या है? V1 ing is called a gerund when it does the work of a noun। ये चीज आपको जरा सा ध्यान करना है। ये जो gerund, ये जो ing है, ये नाम का काम भी कर सकता है। तो अब हम सेकंड, देखो ये फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया जब वर्ब का काम करता है। अब सेकंड पार्ट, जिरन का काम कैसे करता है। मैंने बोला जब ing नाउन का काम करता है तो इसको जिरन बोलते हैं। नाम का काम, नाम मतलब नाउन। लेट अस नाउ रिमेंबर, हम लोग ज़रा सा याद कर लेते हैं कि नाउन मैंने आपको बताया था इसके पहले, इसके कुछ पहले लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है नाउन क्या है। सो मैं एकदम शॉर्ट में आपको नाउन क्या है सब दिखाते हैं। बट फर्स्ट लेट अस क्विकली रिमेंबर नाउन्स। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया है, या तो वो नाउन होता है या another word, और कोई शब्द that does the work of a noun। देखो वापस ये देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये नाउन ही होते हैं, या तो एक ऐसा शब्द होता है, कोई दूसरा शब्द जो नाउन का काम करेगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होते हैं। तो मैंने पहले एक सादा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो, राकेश रोट अ लेटर। अब ये मैंने ना ये यहाँ पे कुछ जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपको समझाने के लिए कि भाई सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये रोट के पहले मैं हु रोट ऐसे में जब मैं पूछता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे मिलता है राकेश रोट। वापस रोट के पहले हु रोट तो राकेश, तो राकेश रोट व्हाट, तो अ लेटर। तो ये एक तरीका है कि वर्ब के बाद में जब हम व्हाट पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रोट व्हाट, अ लेटर, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। हु रोट, राकेश रोट, तो राकेश सब्जेक्ट है और रोट ये वर्ब है। ये तो हमने पहले ही देख लिया है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है और उसको कैसे ढूंढा जाता है ये चीज मैंने बताई है। देखो यहां पे मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो हु और व्हाट ये पूछना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो whom और what ये दोनों ही पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। चलो देखते हैं वापस क्विकली। आई लव नूडल्स। अब हु लव्स, आई, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लव व्हाट, नूडल्स, नूडल्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लव वर्ब है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो वापस यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे, ये मैंने क्यों आपको कब से मैं दिखा रहा हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट वर्ड लेने वाले हैं। जैसे आई लव नूडल्स, वैसे एक नेक्स्ट वर्ड में लिया, नेक्स्ट सेंटेंस ले रहा हूँ। आई लव रीडिंग, रीडिंग क्या, बुक्स, बुक्स नहीं होगा तो खाली रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। बुक्स मैंने लगा दिया है, ये नहीं होता तो भी चल जाता। अब देखो हु लव्स, आई सब्जेक्ट हो गया, लव व्हाट, रीडिंग, तो रीडिंग ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ये आईएनजी जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है और इसने ऑब्जेक्ट का काम किया है, मतलब नाउन का काम कर दिया। ये आईएनजी रीडिंग, इसने ऑब्जेक्ट का काम कर दिया है। इसलिए देखो मैंने लिख दिया है V1 ing is in the place of a noun, does the work of a noun, so it is called a gerund। ये हमने gerund क्या है ये हमने समझा यहां पे पहली बार। so क्योंकि ing ऑब्जेक्ट के जगह पे आया हुआ है तो नाउन के जगह पे आया है, तो इसने नाउन का काम किया हुआ है, इसलिए इसको gerund बोलते हैं। तो चलो वापस एक बार मैं बोल देता हूं, जब ing ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे आता है तब उसका नाम जो है वो जिरन पड़ जाता है।
चलो आगे चलते हैं। ओके, देखो इसके पहले मैंने जो लास्ट लिया वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आईएनजी है। अब हम आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट के जगह पे आईएनजी भी आ सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे आया इसलिए जिरंड। अब आगे यहाँ पे स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। तो व्हाट इज एन एक्सरसाइज? स्विमिंग। स्विमिंग इज व्हाट? एन एक्सरसाइज। तो एन एक्सरसाइज क्या है? ऑब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। इज व्हाट? स्विमिंग। ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसने क्या एक्सरसाइज है? स्विमिंग एक्सरसाइज है। इसलिए इसने सब्जेक्ट के जगह पे आया हुआ है, इसने सब्जेक्ट का काम किया हुआ है, इसलिए इसको हम जिरंड बोलेंगे। आई थिंक हमको ये समझ में आ गया है। आईएनजी जब नाउन का काम करता है तब उसको जिरंड बोलते हैं। ये आता कहाँ पे है, इसकी जगह कहाँ पे है? ये तो या तो सब्जेक्ट की जगह पे आता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, और इसलिए इसको नाउन बोलते हैं और उसका नाम है जिरंड। ठीक है, मतलब ये नाउन का काम करता है। ओके, सो नाउन आईएनजी जिरंड, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब हम थर्ड जगह पे जाते हैं। मतलब देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि तीसरी चीज़ हमने ये देख लिया कि वर्ब का काम कैसे करते हैं, ये देख लिया कि जिरंड मतलब नाउन का काम कैसे करते हैं। अब ये हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का काम ये कैसे करता है। लेट अस सी। ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया एंड विल गो टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। नंबर 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ओके, अब ये देखिए, अ बार्किंग, ये सेंटेंस क्या है? अ बार्किंग डॉग वॉज फॉलोइंग द काउ। अ बार्किंग डॉग वॉज फॉलोइंग द काउ। ठीक है, चलो हु वॉज फॉलोइंग, ये हु कुत्ते के लिए नॉर्मली नहीं पूछते, मगर चलो देखते हैं। हु वॉज फॉलोइंग? तो डॉग। तो डॉग क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वॉज फॉलोइंग वॉट? द काउ। यहाँ पे वॉट नहीं आना चाहिए, हुम आना चाहिए। वॉज फॉलोइंग हुम, मगर इंसान के लिए पूछा जाता है हुम, इसलिए यहाँ पे वॉट नहीं आना चाहिए, हुम आएंगे तो द काउ, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ये हु पूछने से डॉग आता है, वॉट पूछने से द काउ आता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर। ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ, ये हु वॉज फॉलोइंग, द डॉग वॉज फॉलोइंग, तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब जरा सा हमने जो सीखा हुआ है ना, इसको हम यहां पे यूज करते हैं। ये बार्किंग जो है देख लो जरा सा, अब बार्किंग डॉग। अब अगर ये वर्ब होता तो इसके पहले या तो इजेमार या वॉजवर या कुछ होता कि नहीं? हमने उसके ऊपर ही देखा हुआ है, मालूम है? ध्यान में आ रहा है? डज नॉट हैव अ हेल्पिंग वर्ब। बार्किंग डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसको ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। और कैसा कुत्ता पूछने से भौंकता हुआ कुत्ता। बार्किंग डिस्क्राइब्स द डॉग। कैसा कुत्ता था? भौंकता हुआ कुत्ता। सो इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये चीज आपको ध्यान में करना है। 2-3 चीज मैं बोलना चाहता हूं। पहले तो चलो देखते हैं इसको, ये क्या वर्ब हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? एक, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने बताया था आपको, अगर वर्ब होता तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। इज एम आर या वॉज वर या शाल विल बी या हैज बीन या हैड बीन या शाल विल हैव बीन। इसके पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब जरूर होता। ओके, पहली बात। दूसरा, क्या ये जिरंड है? नहीं है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे ये आईएनजी नहीं है, तो ये जिरंड भी नहीं है। अच्छा चलो एक और चीज देखते हैं। यहां पे हम पूछते हैं कैसा कुत्ता था, तो ये भौंकता हुआ कुत्ता हमें बताता है। बार्किंग डॉग, बार्किंग डिस्क्राइब्स द डॉग। कैसा कुत्ता? भौंकता हुआ कुत्ता। सो देखिए मैंने इसको खास करके दिया। इज डज द वर्क। इट मतलब ये बार्किंग जो है क्या काम करता है? ये कुत्ते को डिस्क्राइब करने का काम करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। आई सॉ राकेश प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। सॉ हुम? राकेश। तो देखिए आई जो है ये सब्जेक्ट है, हु सॉ, आई सॉ ये सब्जेक्ट है,
अभी कभी कभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बीच में और एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे आई सॉ राकेश, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मगर प्लेइंग क्रिकेट ये इसका एडिशन है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ आपको और भी समझनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम आगे भी इसको समझेंगे, मगर हाँ यहाँ पे आई सॉ राकेश प्लेइंग क्रिकेट, इसके अंदर प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, सब्जेक्ट आई है, हु सॉ, आई सॉ है, और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सॉ हुम, राकेश। अब आप देखो कौन से राकेश को मैंने देखा, जो क्रिकेट खेल रहा था। तो क्रिकेट खेलता हुआ ये राकेश को डिस्क्राइब करने का काम करता है, इसीलिए इसने भी एडजेक्टिव का काम किया हुआ है। सो हमने ये थर्ड काम देख लिया, आईएनजी ने जो 3 काम किए हुए हैं वो देख लिया। आईएनजी एक वर्ब का काम करता है जब उसके साथ में उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, और नाउन का काम करता है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे जब आता है तब, और अगर उसने नाउन को डिस्क्राइब करने का काम किया तो फिर उसको एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया है। सो चलो चलते आगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी, नेक्स्ट पार्ट पे आए हम, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है ये 2 प्लस बेसिक फॉर्म, जो हमने राइट बोला है ना, ये बेसिक फॉर्म है। सो टू राइट, टू ईट, टू रन, ये इसका नाम इन्फिनेटिव है। इसका नाम इन्फिनेटिव है। तो चलो हम देखते हैं अभी कि ये इन्फिनेटिव का उपयोग क्या है, ये किस ढंग से उपयोग होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया था, वर्ब्स जो है वो इजी नहीं है, आपको काफ़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। शायद ये जो हमारा आज का लेक्चर है, आप 2-3 बार ध्यान से जब समझेंगे और हमने जो बोला हुआ है उसको देखेंगे, तो आई एम श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये आपको बहुत उपयोगी होने वाला है, ख़ास करके जब हम ग्रामर वगैरह सॉल्व करना होता है तो इसका हमें बहुत उपयोग आता है। चलो देखते हैं ये इन्फिनेटिव जो है ये क्या है और कैसे काम करता है। इन्फिनेटिव्स, दे मतलब इन्फिनेटिव्स रिफर टू एक्शंस, एक्शंस के बारे में बात करते हैं, बट दे डू नॉट, बट कौन सा काम करते हैं, दे डू द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये इनका काम है। ये जो इन्फिनेटिव्स है ना, ये एक्शन के बारे में, मतलब एक्शन के बारे में रिफर करते हैं, मगर काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब का काम करते हैं। चलो देखते हैं अलग अलग। ये 5 चीज़ मैंने लिख दी है। देखो, ये सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके और एक चीज़ है एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का काम, ये कैसे करते हैं चलो देखते हैं। जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट ईजी। वॉट इज नॉट ईजी, देखो मैंने बोला था ये वर्ब के पहले आप व्हाट पूछो तो आपको, वर्ब के बाद में व्हाट पूछो तो आपको ऑब्जेक्ट आता है, मगर वर्ब के पहले व्हाट या हु पूछने से आपको सब्जेक्ट आता है। तो टू लर्न, व्हाट इज नॉट ईजी, टू लर्न इंग्लिश। सो टू लर्न जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है। टू एक्सरसाइज इज वेरी हेल्दी। व्हाट इज वेरी हेल्दी, टू एक्सरसाइज इज वेरी हेल्दी। ओके, सो यहाँ पे टू लर्न और टू एक्सरसाइज जो है सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, ये आपको ध्यान में आया होगा। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम करता है। इट, ये कभी कभी इसको इस ढंग से आप इस ढंग से बोल सकते हो, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट ईजी को आप इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न इंग्लिश, ये इस ढंग से आप बोल सकते थे। ये जस्ट मैंने लिखा हुआ है ये समझाने के लिए कि ये वाक्य को आप इस ढंग से भी बोल सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी, ये मतलब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हमने यूज़ किया है, मगर यहाँ पे व्हाट, इट इज़ व्हाट नॉट ईजी टू लर्न। तो ये टू लर्न जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, ज़रा सा ही ध्यान कर लेना। आई लाइक टू ईट, कुछ लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, मगर यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ऐसा लिख दिया है। आई लाइक व्हाट, टू ईट, देखो तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई लव व्हाट, टू सिंग, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ध्यान में आ रहा है? अब ये यहाँ पे अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि जब मैं व्हाट पूछता हूँ
और कहाँ पे पूछना है व्हाट, हु कहाँ पे पूछना है, व्हाट कहाँ पे पूछना है, जिसके वजह से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। ओके, सो कंटिन्यूसली हमको ये देखना है। तो ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा कि ये इन्फिनेटिव ने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कैसे किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, चलो देखते हैं। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, इसका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका हिज वर्क के बारे में कुछ हमें ज़्यादा बताना है। उसका काम क्या है, टू रीड न्यूज़। तो ये टू रीड न्यूज़ जो है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में हमें और बताता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वापस उसका सपना है क्या है, जोकर बनना। चलो ये जोकर इंजीनियर बनना है कुछ, हाँ, मगर मैंने जानबूझ के जोकर ऐसा लिखा। हिज ड्रीम इज टू बिकम अ जोकर, तो उसका सपना क्या है, जोकर बनना। तो उसके सपने के बारे में टू बिकम जो है उसके सपने को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा बोलते हैं। ओके, अब जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तब क्या करता है देखते हैं। चलो, एडजेक्टिव, इसका दूसरा नाम अगर हम बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो ये मैंने ऊपर ऐड किया हुआ है, मगर बेसिक सेंटेंस तो ये है, राकेश रिक्वेस्टेड हिम टू राइट अ लेटर। देखते हैं वापस, राकेश रिक्वेस्टेड हिम टू राइट अ लेटर। राकेश सब्जेक्ट, हु रिक्वेस्टेड, राकेश, रिक्वेस्टेड हुम, हिम। अब हिम मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्या, टू राइट व्हाट, अ लेटर। तो यहां पे इसने एडजेक्टिव का काम कर दिया, टू राइट व्हाट, अ लेटर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ये किस ढंग से यूज हुआ है। यहां पे टू राइट जो है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में जो है वो यूज किया हुआ है। ओके, एंड लेट अस सी लास्ट में जब इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम करता है किस ढंग से, वी मस्ट स्टडी। देखो मस्ट स्टडी जो है वो वर्ब है, वाई, टू लर्न। तो ये टू लर्न जो है वो स्टडी क्यों करना चाहिए उसके बारे में, मतलब वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा बताता है, इसलिए ये एडवर्ब का काम करता है। इसके पहले हमने हमारे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है कि कैसे हमने एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या काम करते हैं, वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं। मगर हाँ, वर्ब के बारे में ज़्यादा बताने वाले वर्ड को वर्ब मतलब क्रियापद के बारे में ज़्यादा बताने वाले वर्ड मतलब शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, विच इज द वर्ब, मस्ट स्टडी वर्ब है। तो मस्ट स्टडी क्यों, सीखने के लिए, टू लर्न। सो टू लर्न जो है मस्ट स्टडी के बारे में हमें ज़्यादा बताता है, इसलिए एडवर्ब है। आई वॉन्ट टू लर्न टू सिंग। चलो, आई वॉन्ट टू लर्न वॉट, टू सिंग। मुझे सीखना, मुझे गाना सीखना है, मुझे गाना सीखना है। तो इसने भी जो है वो एडवर्ब का काम जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो इन्फिनेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो ये कौन सी जगह पे या किस ढंग का काम करता है, ये याद रखना है। इसको अच्छा, इन्फिनेटिव के बारे में कुछ और आने वाला है, जैसे बेयर इन्फिनेटिव वगैरह आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम ये जो टू राइट है उसके जगह पे सिर्फ राइट, टू ईट के जगह पे सिर्फ ईट, टू रन की जगह पे सिर्फ रन। तो टू जब हम निकाल देते हैं और उसको जब उस ढंग से यूज़ करते हैं तब उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये हमारे आगे वाले लेक्चर में, वर्ब्स का जो आगे लेक्चर होगा उसके अंदर हम ज़रूर ले लेंगे। यहाँ पे हमने देखा इन्फिनेटिव क्या काम करता है। ओके, चलो आगे। वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ अवर लेक्चर। बेसिकली हमारा जो है वर्ब्स का काम अभी तक यहाँ पे ख़त्म होता है। वी नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज मतलब लास्ट पार्ट क्या है, व्हाट वेरियस वर्क्स डू द वर्ब्स डू। देखिए अभी तक हमने वर्ब का अलग अलग रूप क्या है ये देखा था, कहाँ कहाँ पे लगता है और कुछ हमने क्या काम करता है ये देखते हैं। मगर अभी what various works do the verbs do और what are the types of verbs। देखो
अब यहाँ पे एक और चीज़ है, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, इतनी सारी चीज़ें हमने वर्ब्स में समझना बाकी है। वापस मैं बोलना चाहता हूँ आपको, वर्ब के अंदर हमने जो टेंस चार्ट है इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझना बाकी है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारा स्पोकन लैंग्वेज, हमारी रिटन लैंग्वेज के लिए, और इवन जब हम ग्रामर सॉल्व करते हैं तो टेंस चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो हम फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वगैरह हम बोल रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे खास करके सॉल्विंग ग्रामर वगैरह के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताया, ये इतनी सारी चीज़ें हमने और भी समझना बाकी है। दिस पार्ट वी विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन वर्ब्स। ये सब चीज़ें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेने वाले हैं वर्ब्स का, उसके अंदर हम ले लेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब टाइम आ गया है पजल का, राइट? तो चलो, लेट अस टेक अप द पजल नाउ। पजल मैं बोल देता हूँ। एक औरत, अ लेडी बाइज गुड्स वर्थ 200। एक औरत ने 200 रुपए की चीज़ें एक दुकान में से खरीदी। शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स विथ ज़ीरो प्रॉफिट। अच्छा, ये एक खास चीज़ है, वो दुकानदार जो है ना प्रॉफिट लेता नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल प्रॉफिट लिए बगैर ऐसा ही वो बेचता है। द लेडी गिव्स हिम 1000 रुपीज़ का नोट। वहाँ पे 1000 रुपये का नोट चलता था, तो वहाँ पे 1000 रुपये का नोट वो औरत ने दे दिया। द लेडी गिव्स हिम 1000 रुपीज़ नोट। द शॉपकीपर के पास छुट्टा नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, द शॉपकीपर गेट्स चेंज फ्रॉम द नेक्स्ट शॉप एंड कीप्स 200 फॉर हिमसेल्फ एंड रिटर्न्स 800 टू द लेडी। अच्छा, उसके पास 1000 रुपये का नोट छुट्टा नहीं था, बाजू की दुकान में गया, छुट्टा ले लिया। वो औरत ने कितने रुपए का लिया था? 200 रुपये का, इसलिए उसको 800 रुपये दे दिए और 200 रुपये उसने खुद रख लिए। चलो, ये हो गया, वो लेडी चली गई। अब लेटर द शॉपकीपर नेक्स्ट शॉप कम्स विद द 1000 रुपीज सेइंग दैट इट इज अ डुप्लीकेट एंड टेक्स हिज मनी बैक। देखो, अब क्या हुआ, जहाँ से वो छुट्टा लेके आया था ना, वो इंसान, बाजू वाला दुकानदार जो था, वो आया और बोल दिया कि अरे भाई, ये तो डुप्लीकेट 1000 रुपये का नोट जो है ना, ये तो डुप्लीकेट नोट है, और उसने अपने पैसे वापस ले लिए। अब समझ में आ गया ना, बाजू वाला दुकान वाला जो है आके अपने पैसे वापस लेके जाता है। अब प्रश्न ये है, हाउ मच लॉस डिड द शॉपकीपर। ये जो दुकानदार है उसका टोटल लॉस कितना हो गया था? फेस मतलब कितना लॉस हो गया था। हाउ मच लॉस डिड द शॉपकीपर फेस। ओके, चलो, ये पजल हो गया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, और आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।